Hello dear students, today we are going to look about poem number 5 Amanda. उसका रिवीजन हम देखने वाले हैं. Before going to just understand the stanza, let's have a look on the central idea of the poem. In this poem, the poet only deals with the small child upbringing. छोटा बच्चा किस तरह से बड़ा होता है, and poet also tried to highlight that how many struggles he has to face at the childhood. बच्चा जब छोटा होता है तब उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, स्ट्रगल्स उसको फेस करनी पड़ती है, उसके रिलेटेड ये पोएम है. इस पोएम का जो राइटर है, पोएट है, वो है रॉबिन कैलिन. मेक्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट द चाइल्ड शुड नेवर बी डिनाइड फ्रीडम. एक बच्चे को उनको जरूरी जितनी जो आज़ादी होती है उतनी देनी चाहिए, उससे मना नहीं करना चाहिए. Though it is the parents' responsibility for the proper upbringing of the child, वैसे बच्चे का जो छोटे से बड़ा करने की जो संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो किसकी होती है, उनके पेरेंट्स की होती है. लेकिन फिर भी यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि उनको ट्रैप्ड नहीं फील करवाना चाहिए कि भाई कैद हो गए. होते ना कुछ पेरेंट्स के भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हर बात पे टुकते रहते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हियर अमांडा इज प्रिपेयर्ड टू बी एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी. राइट, यहाँ पे अमांडा का जो अपब्रिंगिंग है वो सोसाइटी के लिए वन ऑफ द सेटर ऑफ एग्जाम्पल. एंड दिस ट्रेनिंग नीड्स हर फ्रीडम टू बी कट शॉर्ट. यहाँ पे उसकी जो फ्रीडम है वो किस तरह से थोड़ी सी कट चुकी है. एक सोसाइटी में प्रॉपर अपब्रिंगिंग करते समय हर इमेजिनेशन इज नॉट गिवन इनफ स्पेस. अमांडा की खुद की जो इमेजिनेशन है उसको प्रॉपर वहां पे हाईलाइट नहीं किया जाता. मतलब उनके जो फैमिली मेंबर्स है, सोसाइटी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है. तो यहाँ पे पूरे के पूरे ये एक पोएम के अंदर हमें हाउ एन ऑर्फन, राइट, कोई एक लड़की है वो ऑर्फन फील करना शुरू कर देती है, तब तक उसको नेगिंग किया जाता है, वो इस पोएम के अंदर दिया हुआ है. चलो देखते हैं स्टैंजा वाइज कि इन वेरी फर्स्ट स्टैंजा द पोएट वांट टू एक्सप्लेन अस दैट अमांडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्टेड. इंस्ट्रक्ट करना मतलब सूचन करना, मोस्ट प्रोबेबली बाय हर पेरेंट्स फॉर द बैटिंग नील. आज कुछ बच्चों के एक बुरी आदत होती है, जो ये नेल होते हैं ना, यूं यूं करते काटते रहते हैं, राइट. एंड सिटिंग लेजीली विथ हर शोल्डर्स बेंट, वो हमेशा इस तरह से बैठी रहती है. तो उसके पेरेंट्स है ना कंटिन्यूअसली उसको बोलते रहते हैं कि भाई थोड़े से यूं करके बैठो, राइट, ये मुंह के अंदर नेल डाल के मत चबाओ. The tone of instruction here is not a friendly one, thus fails to make any sense to Amanda. अब यहाँ पे राइटर हमारा मतलब पोएट हमारा हमें कहना चाहता है कि किसी भी बच्चे को अगर थ्रेटन वर्ड्स के अंदर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है. अगर अमांडा को बहुत प्यार से कहा गया होता कि बेटा ये नेल नहीं चबाने हैं, फिर इस तरह से लेजीली नहीं बैठना है, अगर ये सारी चीजें जो कही गई होती तो उसकी शायद उसको थोड़ी इफेक्ट होती. लेकिन यहाँ पे फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन नहीं होने के बावजूद बाद ये अमांडा जो है उसमें ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस का कोई मतलब नहीं बनता है. शी इज नॉट गोइंग टू फॉलो दोस इंस्ट्रक्शंस. The poet here focuses on the aspect related to the upbringing of the child and how parents go to any limit to bring the proper sense to their child. यहाँ पे बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो कितनी हद तक जा सकते हैं और उसको समझाने के लिए वास्तव में कितनी हद तक जाना चाहिए, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ये बात यहाँ पे बताई गई है. Thus, Amanda getting trained for the society she is part of. इस तरह से सोसाइटी का एक हिस्सा जो बनने वाली है अमांडा, उसके लिए उसको तैयारी करवाई जाती है. The pressure of making oneself presentable to the society triumphs over every other behavior and manner. Last phrases जो अमांडा वाला यूज किया गया है
with an exclamation mark which shows that irritation and the frustration of the parents. इरिटेट हो गए पेरेंट्स, एक दो बात कंटिन्यूअसली। आपकी एक बुरी आदत डियर स्टूडेंट के बारे में अगर आपके पेरेंट्स बारी बारी से बोल करते रहेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपके पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार ये क्या चीज है, एक ही चीज को बारी बारी से कहना मुझे अच्छा लगता नहीं है। अब दूसरे स्टांजा में क्या होता है, it is to be noted that the above lines are given within brackets। पूरी की पूरी जो लाइन है सेकंड स्टांजा की, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant in me a mermaid drifting blissfully। मतलब ये पूरी की पूरी है ना एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्रैकेट के अंदर दी गई है। इसका मतलब क्या होता है, we have to consider the whole three lines as a phrase, right? Poet wanted to present that more प्रेजेंट द इमेजिनेशन ऑफ द लिटिल गर्ल। यहाँ पे उस बच्चे की इमेजिनेशन को प्रेजेंट करने की बात की गई है। द फ्री फ्लो ऑफ प्योर थॉट्स, यहाँ पे अमांडा की बिल्कुल साफ सुथरे सोच की एक पूरा का पूरा यहाँ पे इमेजिनेशन क्रिएट करवा गया है, क्वेश्चन बताया गया है। अमांडा यूजेस हर इमेजिनेशन एज एन एस्केप पॉइंट फ्रॉम द डे टू डे कमांड्स ऑफ हर पेरेंट्स। यहाँ पे अमांडा उसके पेरेंट्स के द्वारा दिए गए जो डे टू डे कमांड्स होते हैं, आदेश होते हैं, उनमें से वो कैसे बाहर निकले उसकी सोच वहां पे बताई गई है। She feels suffocated in the real world and thus finds a peace in her very own created world। यहाँ पे अब उस बच्ची क्या करेगी कि अपनी एक ड्रीमी वर्ल्ड उसने नया ढूंढ लिया है। क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ के अंदर वास्तविक जो जीवन है उसमें वो सफोकेट होने लगी है, जबकि ड्रीमी लाइफ उसने जो खुद का एक ड्रीम लाइफ क्रिएट किया है वहां पे उसको डांटने वाला, बोलने वाला, टोकने वाला वहां पे कोई नहीं, और वहां पे किसी भी तरह का रिस्ट्रेन नहीं है। यहाँ पे जिसको बंधन बोलते हैं ना, रिस्ट्रेन है ना, बंधन, यहाँ पे कुछ नहीं है उसके इमेजिनेटिव वर्ल्ड में। तो यहाँ पे ये बात की गई। उसके बाद क्या बताया गया, Amanda is lost in a world of her own way from the disorders and the principles of the society। यहाँ पे अमांडा ने एक अपना खुद का एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिनरी क्रिएट किया है कि जिसमें वास्तविक सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उनके जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो गलत होते हैं, ऐसे सिद्धांत होते हैं सोसाइटी समाज के जो गलत होते हैं, तो वो वहां पे अब नहीं रखना चाहती। शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी अ जॉयफुल मैरमेड sailing without any confines alongside soft wave of the green sea। यहाँ पे वो अपने आप को एक मैरमेड समझती है, मैरमेड यानी आधी मछली आधी ह्यूमन, इस तरह से, राइट, जहाँ पे वो अपने इमेजिनेटिव सी के अंदर इस तरह से वेव पे आगे बढ़ती जा रही है, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह का बंधन नहीं है, कोई भी समाज की कि भाई समाज में रहना तो ये करना पड़ेगा, वो बाउंड्रीज वहां पे कुछ भी नहीं है। दिस वर्ल्ड ऑफ अमांडा इज फ्री एंड कंटेंट इटसेल्फ एंड हर हैप्पीनेस डजंट रिक्वायर एनी अदर ह्यूमन बीइंग। और यही उसका जो वर्ल्ड है, इससे ही अमांडा अपब्रिंग होती है, ये अमांडा को संतोष प्रदान करती है, कंटेंटमेंट क्रिएट करवाती है, खुश भी करती है, और वही चीजें अमांडा को बाकी ह्यूमन बीइंग से अलग करती है, जो सजेस्ट करती है कि भाई हमें और दूसरे कोई आदमी की जरूरत नहीं है। इट इज एन इम्पोर्टेंट टू नोट दैट अमांडा नॉट रिक्वायरिंग हर फादर और मदर पॉइंट्स that she is being tortured by the both of them। यहाँ पे कहने का मतलब ये बताया गया कि अमांडा को ना ही उसके मदर फादर के किसी भी सलाह मशवरे की जरूरत है, ना ही उसको किसी और के सलाह मशवरे की जरूरत है। वो सोचती है कि ये सारा का सारा, मतलब अमांडा सोचती है कि ये सारे का सारा मुझे एक किस्म के टॉर्चर लगता है। Her life is not going the way she wants। वैसे तो उसकी लाइफ रियल लाइफ में जो वास्तविक जीवन है इमेजिनेटिव वर्ल्ड से रियल लाइफ में, तो वो
जैसा जीना चाहती है ऐसा जी नहीं सकती है। एंड देयर इज नो वन टू सपोर्ट हर अपार्ट फ्रॉम दिस। अमांडा क्यों इस तरह का इमेजिनेटिव वर्ल्ड ढूंढ रही है? क्यों? क्योंकि वहां पे उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। फॉर अ चाइल्ड मरमेड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। एक बच्चे के लिए यहाँ पे सिंबलाइजेशन यूज किया गया है मरमेड का। मरमेड यहाँ पे क्यों सिंबलाइज किया गया है कि भाई वो अपने आप अपनी जीवन से कहीं ना कहीं, अपनी बुद्धि से, अपना दिमाग से कहीं ना कहीं जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अनदर मीनिंग अगर इसे हम अटैच करें तो मरमेड का मतलब ये होता है कि उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई होता नहीं है। तो अमांडा, फॉर दिस रीजंस अमांडा विशेस टू बी अ मरमेड। ये सारी रीजंस की वजह से अमांडा मरमेड बनना चाहती है। थर्ड स्टांजा के अंदर हमें क्या बताया गया है डियर? In very third stanza, Amanda is now being asked about whether she has finished her homework or not. थर्ड स्टांजा के अंदर उसके पेरेंट्स में से उसको बोला गया है कि भाई क्या तुमने अपना होमवर्क किया कंप्लीट? और tidied up her room and also whether she has cleaned her shoes. क्या उसने अपने रूम को ठीक किया? क्या उसने अपने शूज को ठीक किया? Sorry. This set of instruction marks a shift from the instructions given in the stanza 1. ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टांजा 1 से, आप अगर सोचो कि भाई स्टांजा 1 में बताया गया ना कि जो अमांडा होती है वो अपने पेरेंट्स के किसी भी इंस्ट्रक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं, या उसको अपोज करती है, बड़े प्यार से नहीं बोला जाता इसलिए अमांडा उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे स्टांजा 1 में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसकी ये एक झलक यहाँ पे, एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है। नाउ अमांडा इज बीइंग कोच्ड अबाउट द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू हर सराउंडिंग्स। यहाँ पे वास्तव में अमांडा को ये बताया जाता है कि उसके इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक ठाक रखना चाहिए, उसके जो चीजें वो उसकी रूम में यूज करती है वो ठीक होनी चाहिए, उसके कपड़े ठीक होने चाहिए, उसके शूज। वास्तव में ये जरूरी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है। The pattern of instruction explains that how every aspect of her is related to the questioning and the proper guidance. यहाँ पे ये सारी चीजें ये बताना चाहती है कि उसके पेरेंट्स उसको ये सारी चीजों से इतना प्रॉपर ट्रेन करना चाहते हैं कि उसमें आइंदा आगे जाके लाइफ में कोई दिक्कत ना रहे। लेकिन ये पेरेंट्स का गाइडेंस देने का तरीका, इंस्ट्रक्शन देने का तरीका इतना गलत है कि अमांडा को ये सारी की सारी चीजें ठीक नहीं लगती। जैसे उसको लग रही है कि मुझ पे ऑर्डर किया जाता है कि ये करो वो करो, राइट? द वे द इंस्ट्रक्शन आर डिलीवर्ड पॉइंट out the regular nature of these lessons. Her name being called again with the exclamation mark shows that the parents seems to be losing their cool and are trouble. अब ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन देते देते लास्ट में जो एक्सक्लेमेशन दिया गया है, अमांडा आप सुनते हो या नहीं सुनते? अमांडा, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़े से जब पेरेंट्स अपना टेम्पर लूज करते अपने बच्चों को कहते कहते तब ये चीज आपको दिखाई देती है। They are helpless in the bringing correct sense to this girl. इस बच्ची को किसी भी चीज का करेक्ट सेंस देने में उसके पेरेंट्स फेल होते हैं, यहाँ पे बताया गया है। वास्तव में डियर स्टूडेंट, ये अप टू नाउ थर्ड स्टांजा तक पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि किसी भी बच्ची को अगर बहुत प्यार से इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो उसको फॉलो होता है, और वो बच्ची या बच्चा धीरे धीरे उसको अपनी हैबिट बना लेगा और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करने लगेगा। लेकिन अगर वही चीज उसको थ्रेटन्ड करते, इंस्ट्रक्शन देते देते, कंटिन्यूअसली एडवाइजिंग करते करते या फिर ऑर्डर करते दिया जाए तो वो बच्चा उसका विरोध करना शुरू कर देगा, as we can see in this poem up to 3 stanza. Now let's talk about the stanza number 4. In stanza number 4, Amanda again lost into her own world. ये सारी चीजें सुनते सुनते अमांडा ने अपने कान जैसे बंद कर दिए हो
और उसके पेरेंट्स की और कोई भी इंस्ट्रक्शन वे सुनना नहीं चाहती हो, इस तरह से धीरे धीरे उसने अपने आप को, अपना जो वर्ल्ड क्रिएट किया था दूसरे स्टांजा में, उस वर्ल्ड के अंदर वो चली जाती है. आफ्टर गेटिंग अ फ्रेश list of instruction from her parents, she wishes to be away from this daily routine life. वो चाहती है कि ये घिसी पिटी जीवन से मैं थोड़ा सा हटके जाऊं, जरा सोचूं. The very first line is awfully depressing. The Amanda's hope to be an orphan, suggesting how much depressed she is because of her पेरेंट्स. यहाँ पे उसके पेरेंट्स होने के बावजूद भी यहाँ पे एक ऑर्फन बताया गया है. क्यों ऑर्फन बताया गया है? डियर स्टूडेंट, किसी भी बच्चा या बच्ची जिसके पेरेंट्स होने के बावजूद भी वो बच्चा अपने आप को ऑर्फन मानने लगे, उसका मतलब है कहीं ना कहीं माता पिता और बच्ची मतलब चाइल्ड के बीच में जो प्यार की बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक्सप्लेनेटिव बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो राइट वहां पे मिसिंग है. फैमिली बॉन्डिंग जो होती है वो मिसिंग लग रही है. क्यों? क्योंकि अमांडा को हर दफा किसी ना किसी तरह की कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन दी जाती है और अमांडा वही चीज उसको पसंद नहीं है. वो चाहती कि उसको और अच्छे से वो चीज बड़े लाड प्यार से कहा जाए ताकि वो उसको फॉलो कर सके. यहाँ पे दे शुड so respect the child's awareness about the thing around them. Amanda perceives herself as an orphan roaming on the streets, moving aimlessly without any purpose. यहाँ पे अमंडा अपने आप को एक ऐसा ऑर्फन मानती है कि जो गलियों में घूमती रहती है, वहां पे कोई एम नहीं, एमलेस लाइफ मतलब कोई ध्येय, बिना ध्येय, कोई पर्पस ही नहीं है कि वो क्या करिए. सूरज निकल के आया, उठे, चाय नाश्ता किया, फिर थोड़ा इधर उधर घूमे, झाके देखा, बोला, फिर खाना हो गया, खाना खा लिया, 1.5-2 घंटे सो गए, फिर टीवी बीवी देखा, बाहर दोस्त आया, खेलने चले गए. एमलेस लाइफ जिसको बोलते हैं, राइट? ऐसा वे फील करने लगी. शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉस पैटर्न यूजिंग हर बेयर फुट. उसको जब अपने नंगे पाँव से मतलब शूज नहीं पहने होते, ऐसे पाँव से जब वो पैटर्न करती है, कोई डिजाइन ड्रॉ करती है, तब उसको अच्छा फील करता है होता है. पैटर्निंग ऑफ डस्ट बाय अमांडा इज एन इम्पोर्टेंट हियर एज इट ब्रिंग्स ऑर्डर द केयर फ्री वर्ल्ड ऑफ अर्थ. उसने ये जो पाँव से ड्राइंग की वो एक सिंबलाइज है कि उसको इस दुनिया से मतलब वास्तविक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं. She is too careful. The shouting and yelling of her parents are too hard for her to bear that she desires for this calmness. अब उसके पेरेंट्स का जो ये चिल्लम चिल्लाई है, उसमें जो ये शाउटिंग होते हैं, बड़े जोर जोर से येलिंग करना होता है, ये उसके लिए बहुत खराब है और ये उसकी डिजायर को धीरे धीरे मार रही है. लेकिन अमांडा जो की है वो सुनती है पहले, फिर अपने आप के कान बंद करती है और अपने ही वर्ल्ड में चली जाती है. हर दफा शी इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम वे. नाउ इन नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट वांट टू एक्सप्लेन अस दैट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय हर पेरेंट्स इज एसेंशियल फॉर द अमांडा to understand the values of external beauty and steps to be taken to preserve it start from the very tender age. वास्तव में ये चीजें डियर स्टूडेंट आपके लिए होती है और वो छोटी छोटी जब एज होती है ना तभी से सिखानी चाहिए, वरना एक एज ऐसी आएगी जहां पे आप सीखने के लिए कुछ भी तैयार ही नहीं होंगे. वहां पे आप महसूस करना लगो, जिसको बोलते हैं ना 16 से 25 या 28 साल की उम्र ऐसी होती है जहां पे आप जो करो ना वही सब कुछ सही लगने लगता है. उससे पहले अगर आपको ये सारी चीजें थोड़ी बहुत सिखा दी जाए तो आप सोसाइटी को थोड़ा सा हेल्पफुल बनोगे, आपकी फैमिली के प्रति हेल्पफुल नेचर क्रिएट होगा. तो वैसे ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन किस तरह से कहनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज बीन जस्ट हाईलाइटेड इन दिस पॉइंट. वी सी हाउ अ चाइल्ड इज मेड कॉन्शियस ऑफ अ नेचुरल एक्सपीरियंस सच एज एन. However, Amanda is still lost in her own thoughts and doesn't care enough to look up
टू हर स्कोल्डिंग पेरेंट्स। वैसे अमांडा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और अमांडा उसके पेरेंट्स को देखते ही नहीं है, उसके पेरेंट्स उसको स्कोल्डिंग करते रहते हैं और अमांडा अपनी थॉट्स के अंदर घूमती रहती है। दिस केयरलेसनेस फर्दर angers the parents and they ask for her attention when she is being scolded। अब यही चीज अमांडा की उसके पेरेंट्स को और ज्यादा क्या करवाती है, गुस्सा दिलाती। देखो पहले पेरेंट्स ने आपको बहुत धीरे से कहा कि बेटा ये ग्लास इस तरह से नहीं रखते, आपको उसकी जगह पे रख के आना है, या फिर आपकी बैग इस तरह से नहीं रखते, इस तरह से। जब आप सुनते नहीं हो, आपको ये लगता है कि यार मुझे मेरे पेरेंट्स हर रोज एक बात दोहराते रहते हैं, इसमें मजा नहीं आता, फिर आप उसका विरोध करना चाहते हो, मतलब आपके पेरेंट्स जो बोलते हो वो करना नहीं चाहते हो। जैसे ही आपने ये करना बंद कर दिया, आपके पेरेंट्स और गुस्सा होंगे और गुस्से से आपको बोलेंगे, तो आपको और ज्यादा उनके प्रति गुस्सा आएगा। तो ये चीज दोनों ओर से चलती है इक्वली। द रोल ऑफ द अपीयरेंस इन द सोसाइटी इज गिवन मोर सिग्निफिकेंस देन द बेसिक वैल्यू एंड द क्रिएटिविटी। यहाँ पे लोग आपकी क्रिएटिविटी से अचानक नहीं पहचानेंगे, पहले आपके लुक से पहचानेंगे कि आप कैसे रहते हो, राइट। वहां से धीरे धीरे आप में इंटरेस्ट रहेगा, तब वो लोग आपके दिमाग में क्या है, आपकी बातें सुनने लगेंगे, फिर आपकी क्रिएटिविटी को देखने लगेंगे, तब जाके लोग आपको वैल्यूड करेंगे, आपको महत्व देंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये कुछ अमांडा कर ही नहीं रही है। इन द 6th स्टांजा द पोएट explained that Amanda is still lost in her own dream। Amanda अभी भी अपने ड्रीम में वे लॉस्ट हो चुके हैं। Amanda imaginations or imagine that the life of Rapunzel must have been very peaceful and fantastic in its tower। यहाँ पे रेपुंजल की जो लाइफ है वो उससे बहुत अच्छा होगा उसके टावर में, ऐसा वो मानती है। बट शी विशेस टू अवॉइड द फैट that was mad to the Rapunzel as she is unwilling to let her hair down। Amanda doesn't want her peace to be disturbed anyhow। Amanda को ये सारी चीजों से वो इतना सोचती है कि उसने जो अपना वर्ल्ड क्रिएट किया है इमेजिनेटिव, उस वर्ल्ड में वो जब जाए तब उसको कोई डिस्टर्ब न करे, वो चाहती है। In the story of Rapunzel, it is because of a prince that Rapunzel is able to understand and receive the happiness, but Amanda doesn't require any prince। And even though she is totally unaware about the feeling of love, the terrific effect of her parents teaching on Amanda can be seen a pretty and apparently। वास्तव में अमांडा सुंदर दिख सकती है, ये कंटिन्यूअसली टीचिंग उसके पेरेंट्स करना चाहते हैं, लेकिन वो केयर फ्री है, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रही। Hence she is only wanted to live by herself as an presence of another being in her life would require her to act in a certain way। Amanda wanted to live free and happy। बस अल्टीमेटली अमांडा और कुछ नहीं चाहती, वो अपने आप को जिस तरह से लुक देना चाहती है उसको देना पड़ेगा, सॉरी वो देना चाहती है, फिर वो अपनी तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहती है, वो उसको अगर करने दिया जाए तो वो खुश है। 7th स्टांजा के अंदर क्या बताया गया है, द पेरेंट्स कीप इंस्ट्रक्टिंग अमांडा ऑन डूज एंड डोंट डूज, बट पेरेंट्स एक रोल अपना निभाते हैं, उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सारी चीजें बताते हैं। अमांडा रिमेन लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम्स। अमांडा अगेन वो अपने ही ड्रीम्स के अंदर खोई रहती है। द पेरेंट्स बिलीव दैट अमांडा इज नॉट रिएक्टिंग बिकॉज शी इज एनॉयड। उसके पेरेंट्स अब मानने लगे कि भाई हमारे हाथ से लड़की निकल गई है, इसलिए हमारे इंस्ट्रक्शन सुन नहीं रही है। Amanda's behavior has made her parents look bad and they are worried about their image। अब अमांडा के पेरेंट्स को अमांडा का जो बिहेवियर है वो देखकर लगता है कि समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी अगर ये ऐसा ऐसा चलता रहा, तब दे आर कंसर्न्ड अबाउट हाउ सोसाइटी विल परसीव देम। वो लोग ऐसा चाहते हैं कि सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा अगर मेरी बच्ची मेरा नहीं सुनेगी, अगर वे इस तरह से लाइफ वर्ल्ड में घूमती रहेगी, सोसाइटी में घूमती रहेगी, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा उनके पेरेंट्स को लगता है। दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स
एज एन रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। वास्तव में अमंडा के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम एक जिम्मेदार माता पिता है, वो दिखाना चाहते हैं कुछ समहाउ मैनेज करके अमंडा पे ये सारी चीजें उसको कह के सिखा के, राइट। लेकिन कभी कभार क्या होता है डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स के अपने दिखावे के चक्कर में बच्चे की अपनी जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। इसी पोयम में यही चीज बताई गई है। डियर स्टूडेंट्स इन पोयम के अंदर हमें एलिट्रेशन 2-3 जगहों पे बताई गई है, जैसे स्टॉप दैट स्क्लॉजिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो एस इट इज एलिट्रेशन। I thought I told you to clean your shoe, alliteration. Stop that sulking at once Amanda, तो ये एस जो है वो भी आपका एलिट्रेशन होगा। इल्यूजन क्या होता है, मैरमेड एंड रेपुंजल, ये दोनों के दोनों फेरी टेल के कैरेक्टर है, फेरी टेल का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करवाया गया, मेटाफर दिया गया है ऑर्फन का, राइट। अमांडा के पास माता पिता है लेकिन फिर भी वो ऑर्फन फील कर रही है। फिर लिंग्विड एंड एमराल्ड सी, तो ये भी क्वालिटी देने एक ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश की गई है, राइट। साइलेंस इज गोल्ड, गोल्डन मतलब चुप रहना ही सुनहरी चीज होती है। फ्रीडम इज स्वीट, तो ये सारी की सारी मेटाफर है, राइट। I hope, dear student, this will help you to understand the poem better, and you all have just written the stanza explanation as well. Please keep reading and keep preparing yourself properly. Stay home, stay safe, and take care of your family as well. Thank you very much.